हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुंदन सिंह, मैथ्स एजुकेटर एट एन अकेडमी। जैसा कि बच्चों आप लोगों को पता है कि 7 अक्टूबर को एनएमटीसी का स्टेज 1 का एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसी एग्ज़ाम में आपकी तैयारी के लिए मैं लेकर आया हूँ आपके लिए चैप्टर वाइज पी वाइज क्यूज़, जो डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर से होंगे। चैप्टर वाइज हम उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग जो पहला चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम से, क्योंकि नंबर सिस्टम का देखा गया है कि इस एनएमटीसी के एग्जाम में वेटेज ज़्यादा है और क्वेश्चंस भी मेनली बहुत सारे पूछे जाते हैं इससे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन चैप्टर नंबर 1 से, नंबर सिस्टम। ठीक है, इस वीडियो में हर क्वेश्चन के साथ अपन डिटेल एक्सप्लेनेशन भी हर क्वेश्चन की देखेंगे कि उस क्वेश्चन को डिफरेंट डिफरेंट मेथड से कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, क्या उसकी अप्रोच हो सकती है और उसको मिनिमम टाइम में हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या उसका कोई थॉट प्रोसेस भी है, बिना थॉट प्रोसेस के भी उस क्वेश्चन को कर सकते हैं और थॉट प्रोसेस के साथ भी हम उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि हाउ मेनी इंटीजर्स इज अंडर रूट ऑफ 9n+2 होल स्क्वायर अ रियल नंबर। ऐसे कितने इंटीजर पॉसिबल है जिसके लिए ये जो वैल्यू आप लोगों को दिख रही है ये रियल होनी चाहिए। ठीक है, तो हम सभी को पता है बहुत अच्छी तरीके से कि स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू होती है या तो वो 0 हो सकती है या पॉजिटिव हो सकती है। तो हम ऐसा यहां से ये बोल सकते हैं कि ये जो 9 माइनस n+2 का होल स्क्वायर है ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। 9 माइनस n+2 का होल स्क्वायर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो अब यहां से आप लोगों को देखो एक आइडेंटिटी दिख रही होगी, इसको मैं 3 स्क्वायर और n+2 स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख सकता हूं। ठीक है, यूजिंग a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इट कैन बी रिटर्न एज 3 प्लस n+2 एंड 3 माइनस n-2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, 3 माइनस n-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये आपका हो जाएगा यहां से n+5 और ये जो वैल्यू होगी ये हो जाएगी आपकी 1 माइनस n ग्रेटर देन इक्वल टू 0। राइट, यहां तक आपका सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। अब आपको इसमें दिख रहा होगा कि n का जो कॉफिशिएंट है वो अभी हमारे पास में नेगेटिव है। तो हम इसमें एक काम ये कर सकते हैं कि बोथ साइड पे अगर मैं नेगेटिव साइन का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये जो वैल्यू है ये n-1 हो जाएगी। ठीक है, और इनइक्वालिटी का रूल ये बोलता है कि जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हो बोथ साइड पर तो इसका साइन चेंज हो जाता है, दैट इज ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 0। तो n+5 और n-1 लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। दैट मीन्स मैं यहां से ऐसा बोल सकता हूं कि जो n होगा वो बिलोंग्स करेगा -5 to 1। n की जो वैल्यू होगी वो -5 से 1 के बीच में होगी। तो इसने इंटीजर वैल्यूज की बात कर रहा है, इंटीजर वैल्यू की बात कर रहा है। तो यहां से n की जो पॉसिबल वैल्यूज है वो होगी -5, -4, -3, -2, -1, 0 और 1। तो टोटल जो वैल्यूज आएंगी वो कितनी आएगी, n की वैल्यू 7 वैल्यूज आएंगी इसकी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, क्योंकि n की जो वैल्यूज है वो 7 वैल्यूज है। n जो बिलोंग कर रहा है -5 to 1 को कर रहा है। तो यहां इनइक्वालिटी का आप लोगों को ये रूल याद रखना है कि इनइक्वालिटी के अंदर अगर आप बोथ साइड पर दोनों तरफ अगर उसको रेसिप्रोकल करते हो या फिर नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी का जो साइन है वो आपका चेंज हो जाएगा। वो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा और लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा। ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर ये याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपसे बोला है, ये लेटेस्ट लास्ट टाइम जब एग्जाम हुआ था तब का क्वेश्चन, ये 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है, आज की क्लास में हम जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सारे PYQ हैं, प्रीवियस ईयर किसी ना किसी ईयर में आए हुए हैं। ये आपका लेटेस्ट क्वेश्चन है। इसमें आपको दिख रहा होगा 4 की पावर x प्लस y अपॉन x इक्वल टू 32 गिवन है। एक हिंट हमें ये गिवन है, दूसरी इक्वेशन हमें लॉगरिथम की फॉर्म में गिवन है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, पावर एंड एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी आप लोगों को इसके अंदर क्लियरली दिख रही होगी कि पावर एंड एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी यहां पर अगर इसको मैं अप्लाई करूं तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 2 की पावर 2। ठीक है, ये हो जाएगा x प्लस y अपॉन x इज इक्वल टू इट इज 2 की पावर 5। ठीक है, बोथ साइड पे आपके बेसिस सेम है तो इट कैन बी रिटर्न एज x अपॉन y प्लस y अपॉन x इज इक्वल टू 5/2। ठीक है, 5/2 यहां से हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपको यहां पर देखो क्लिक हो रहा होगा कि x अपॉन y और y अपॉन x दो एक रेसिप्रोकल नंबर से और उनका जो सम है वो एक फ्रैक्शन वैल्यू आ रही है। तो क्या इस फ्रैक्शन को मैं
इस तरह से लिख सकता हूं, ये जो फ्रैक्शन वैल्यू है इसको 2 + 1/2 लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। ये एक अप्रोच है, थॉट प्रोसेस है कि इस थॉट प्रोसेस में आपने इसको 2 + 1/2 लिखा, दैट मीन्स ये हो गया कि x/y जो होगा वो 2 के इक्वल होगा। यहां से ये डिटरमाइन होगा कि x/y किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल होगा। ये पहले इक्वेशन हम यहां से प्रेडिक्ट करेंगे कि पहली इक्वेशन हमने यहां से सॉल्व करी, इसको लेट सपोज हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, ठीक है। अब सेकंड इंटर्म में लॉगरिथम की फॉर्म में दिया हुआ है, सेकंड इंटर्म में लॉगरिथम की फॉर्म में दिया हुआ है, तो हम यहां पर एक काम करते हैं कि सेपरेशन कर लेते हैं। लॉग वाली टर्म्स को दोनों को हम सेम साइड पे ले लेते हैं। ये हो जाएगा log of 3x - y प्लस log of 3x + y इज इक्वल टू, ये आपका 1 हो जाएगा, यहां से कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा यहां से, ठीक है। log m + log n की प्रॉपर्टीज हम इसको log m × n कर सकते हैं, तो ये x - y और ये x + y हो जाएगा और इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा log of 3x² - y² इज इक्वल टू 1, log of 3x² - y² इक्वल टू 1। अब इस केस में आप लोग क्या करोगे कि ये जो बेस 3 होता है, log को अगर मुझे यहां से रिमूव करना है तो इसका जो भी बेस होता है वो क्या होता है कि राइट साइड पर जो नंबर अवेलेबल है, राइट साइड पर जो नंबर अवेलेबल है उसके पावर बन जाता है, दैट इज ये हो जाएगा 3 की पावर 1। तो यहां से मैं ऐसा बोल सकता हूं कि x² - y² जो होगा वो 3 के इक्वल आ जाएगा। x² - y² किसके इक्वल आ जाएगा, 3 के इक्वल आ जाएगा। तो log की हमने यहां पर दो प्रॉपर्टी अप्लाई की, पहली प्रॉपर्टी log m + log n वाली, तो log m + log n क्या हो जाएगा आपका log m × n, और सेकंड वाली जो प्रॉपर्टी है लॉगरिथम को अगर मुझे यहां से रिमूव करना है तो दैट मीन्स इसका log का जो भी बेस होगा वो बेस राइट साइड पर जो नंबर अवेलेबल होगा वो पावर में आ जाएगा। तो x² - y² इक्वल टू 3 आ गया, एक इक्वेशन हमारे पास में आ गई x/y इक्वल टू 2, तो दैट मीन्स ये होगा कि x इक्वल टू कितना हो जाएगा यहां से 2y, ठीक है। x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2y। तो इन दोनों इक्वेशन को जब मैं सॉल्व करूंगा सब्स्टिट्यूशन लगाकर, दोनों इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमें जो मिलेगा x इक्वल टू 2y, इसके अंदर जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो यहां पर x की जगह हम 2y रखेंगे, दैट इज 4y² हो जाएगा। तो 4y² - y² इज इक्वल टू 3, तो 3y² इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, दैट मीन्स यहां से y² इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा +-1, y इक्वल टू कितना आ जाएगा +-1। तो y की दो वैल्यूज हमें मिलेंगी, ठीक है। स्टार्टिंग के इक्वेशन नंबर 1 में x इक्वल टू 2y है, तो मैं क्या यहां से ऐसा बोल सकता हूं कि x भी आपका +-2 होगा, x भी क्या होगा +-2 होगा। तो x +-2 है और y आपका +-1 है, तो टोटल जो हमें यहां से सॉल्यूशंस मिलेंगे वो 4 सॉल्यूशंस मिलेंगे। मतलब पेयर की अगर मैं बात करूं ऑर्डर्ड पेयर की, तो ऑर्डर्ड पेयर में एक मुझे मिलेगा 2 और एक 1, दूसरा वाला मिलेगा -2 -1, थर्ड सॉल्यूशन मुझे मिलेगा -2 और 1, और फोर्थ मिलेगा 2 और -1, ठीक है। इसके 4 सॉल्यूशन बनेंगे। अब इसमें क्वेश्चन में हमसे यही पूछा है कि द नंबर ऑफ रियल ऑर्डर्ड पेयर क्या होंगे, ठीक है। तो जैसे ही 4 आंसर आता है जल्दबाजी में हम क्या लगा देते हैं, 4 आ रहा है तो 3 तो होंगे ही होंगे, 3 पे क्लिक कर देते हैं। तो ये बात याद रखना कि जब भी लॉगरिथम अगर आपके इक्वेशन में अवेलेबल है तो हमें ये पता होना चाहिए कि लॉगरिथम जो होता है नेगेटिव नंबर्स के लिए डिफाइन नहीं होता है। तो आपको यहां पर ये दिख रहा होगा इस इक्वेशन में, ध्यान से देखो यहां पर log x - y, किसी भी एक जगह आप ले लो ये वैल्यू, यहां पर ये जो फंक्शन है तभी डिफाइन होगा जब x ग्रेटर देन क्या होगा y होगा। ये जो इक्वेशन है तभी वैलिड होगी जब x ग्रेटर देन क्या होगा y होगा। तो x अगर y से बड़ा है तो ऐसा कौन कौन सा ऑप्शन है हमारे पास में, एक तो ये अवेलेबल है, ठीक है, 2, 1, -2 और -1, तो x यहां पर y से ग्रेटर नहीं है, तो इस सॉल्यूशन को हम क्या करेंगे नेग्लेक्ट। ऐसे ही इस वाले सॉल्यूशन को भी हम क्या करेंगे हटा देंगे। फोर्थ जो सॉल्यूशन है 2, -1, ये 2, -1 है, तो इस सॉल्यूशन को हम इंक्लूड कर लेंगे बिकॉज 2 इज ग्रेटर देन -1। तो जो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास में मिलेंगे रियल सॉल्यूशंस के, तो वो मिलेंगे 2। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा आपका 2 आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा 2 आ जाएगा इसका आंसर। तो लॉगरिथम के अंदर प्रॉपर्टीज आप लोग याद रखना, इस तरह की प्रॉपर्टीज हम सॉल्व करते हैं। मेन जो प्रॉपर्टीज है लॉगरिथम की, सबसे फर्स्ट नंबर की प्रॉपर्टी है log m × n, तो log m + log n होता है, आइदर साइड अप्लाई हो सकती है, राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट। दूसरे नंबर की प्रॉपर्टी है log m/n,
तो log m बाई n होता है log m माइनस log n, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी log m की पावर n, तो n जो पावर होगी वो आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, तो हो जाएगा n log m। मेनली ये तीन प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा अप्लाई होती है, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी एक और जो इंपॉर्टेंट है, इस प्रॉपर्टी को आप लोग याद रखना। फोर्थ जो प्रॉपर्टी है, अगर log के अंदर आपका बेस एक्सपोनेंट फॉर्म में है a की पावर p, लॉगरिथम के अंदर अगर बेस एक्सपोनेंट फॉर्म में a की पावर p, और जो नंबर यहां अवेलेबल है वो भी आपका एक्सपोनेंट फॉर्म में है b की पावर q, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि ये यहां पर जो एक्सपोनेंट वाले नंबर्स हैं ये q बाई p फॉर्म में आगे आ जाएंगे और ये हो जाएगा log ऑफ a b। इस प्रॉपर्टी को भी ध्यान रखना, लॉगरिथम की स्टार्टिंग की तीन प्रॉपर्टी सबको याद रहती है, लेकिन फोर्थ प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। द नंबर ऑफ जीरोस इन द प्रोडक्ट ऑफ 100 नेचुरल नंबर। आज के सेशन में हम ओनली नंबर सिस्टम के अंदर इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं एनएमटीसी के प्रीवियस एग्जाम्स में, 2004 से लेकर 22 तक के क्वेश्चन इसके अंदर अवेलेबल है। सभी क्वेश्चंस की डिटेल एक्सप्लेनेशन और उसका राइट अप्रोच हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। 100 नेचुरल नंबर्स के प्रोडक्ट में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, तो इसकी अप्रोच आप लोगों को याद रखनी है। इसमें जो राइट अप्रोच है सॉल्व करने की, तो नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए, नंबर ऑफ जीरोस कैलकुलेट करने के लिए आप लोग क्या ध्यान रखोगे कि इस फॉर्मूले को याद रखना, ठीक है। 100 नेचुरल नंबर की बात कर रहा है तो ये हो जाएगा 100/5 प्लस 100/5 स्क्वायर प्लस 100/5 क्यूब, और इस तरह से ये सोन चलता ही रहेगा, ठीक है। अब यहां पर ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन को बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसको बोलते हैं, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये होता है कि इस ब्लॉक के अंदर, इस फंक्शन के अंदर मान लो अगर 2.1 अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल इसके अंदर अगर 2.1 अवेलेबल है, तो यहां से ऑलवेज इंटीजर वैल्यू ही कैलकुलेट होगी। मतलब कितना हो जाएगा ये 2, और इस फंक्शन के अंदर अगर 0.4 भी अगर लिखा हुआ है तो उसकी इंटीजर जो वैल्यू होगी वो होगी 0। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे इस मेथड से, तो यहां से आपको दिख रहा होगा कि 20 आ जाएगा, मतलब ये कंप्लीटली इंटीजर आ रहा है, मतलब ये 20 हो गया, प्लस ये इससे 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और 5 का जो क्यूब होता है वो 125 होता है, तो ये इससे ग्रेटर है, दैट मींस ये 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो यहां से जो इंटीजर वैल्यू निकलेगी वो 0 निकलेगी। तो जो टोटल नंबर ऑफ जीरोस निकलेंगे 100 नेचुरल नंबर्स को मल्टीप्लाई करने में, वो निकलेंगे कितने 24। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ऐसे ही आपसे कितने भी नंबर ऑफ जीरोस पूछ ले, ठीक है, 100 नेचुरल नंबर बोल दे या 1000 बोल दे या 1 लाख बोल दे, आपको ये अप्रोच याद रखनी है। 5 का स्क्वायर क्यूब पावर 4, फिर ऐसे पावर 5 बढ़ती हुई जाएगी। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जब तक इंटीजर वैल्यू आती जा रही है तब तक आप उनको ऐड करते हुए जाओ, जैसे ही वो 0 पर आता है तो वहां पर उसको स्टॉप कर दो, क्योंकि आगे 0 0 ऐड होता जाएगा तो वो सीरीज पर इफेक्ट नहीं करेगा। क्लियर? ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। द लास्ट 2 डिजिट ऑफ 2006 की पावर 2005, ठीक है। दो तरह के क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है इसके अंदर, एक होता है यूनिट डिजिट का और दूसरा वाला होता है आपका लास्ट 2 डिजिट्स। यूनिट डिजिट के क्वेश्चंस में भी हम आएंगे आगे, क्वेश्चंस जब हम करेंगे तो आगे आपको क्वेश्चन दिखाई देगा, ठीक है। लास्ट 2 डिजिट निकालने के लिए, ठीक है, या तो आप लोग देखो बाइनोमियल थ्योरम आपने पढ़ा होगा, तो बाइनोमियल थ्योरम की अप्रोच ही बोलती है कि यहां पर इसको इस तरह से आप ब्रेक करो कि नंबर ऑफ जीरोस आपको ज्यादा मिले हैं। इसको इस तरह से हमें ब्रेक करना है कि आपको नंबर ऑफ जीरोस वाली टर्म ज्यादा मिले, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 2000 प्लस 6 की पावर 2005, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। 2006 को हमने क्या किया, ब्रेक कर दिया 2000 प्लस 6 में, ठीक है। अब आपको ये फॉर्मूला पता होगा कि a प्लस बी की पावर जो n होती है, इसको अगर मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन से एक्सपेंड करूं तो ये होता है आपका nc0 a की पावर n, nc1 a की पावर n माइनस 1 और b की पावर 1 हो जाता है, प्लस nc2 a की पावर n माइनस 2 और b की पावर 2, प्लस डॉट 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 आगे लास्ट टर्म जो आती है ncn
बी की पावर एन, इस तरह से आती है। मतलब एन की पावर जो होगी, फर्स्ट वाली जो टर्म है ए, इसकी पावर आपकी कंटिन्यूस रेड्यूस होती जाएगी, और जो सेकंड टर्म है उसकी जो पावर्स है वो इंक्रीज होती जाएगी, लेकिन इन दोनों की पावर्स का जो सम होगा वो ऑलवेज एन होगा। ईच टर्म में देख लो, हर जगह दोनों की पावर का सम एन के इक्विवेलेंट में है, ठीक है। तो इसको जब हम इस तरह से एक्सपेंड करेंगे तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, ये हो जाएगा आपका 2005 C0, 2000 की पावर n, NC0, और ये हो गया पावर 205। सेकंड टर्म जब मैं लिखूंगा इसका तो 2005 C1, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 2000 की पावर 2004, और जो 6 है इसकी पावर 1 आ जाएगा, राइट। ऐसे करते करते लास्ट जो टर्म आपको मिलेगी वो मिलेगी आपको 2005 C 2005 NCN वाली जो टर्म है, और 6 की पावर कितना आ जाएगा 2005, ठीक है। अब इसमें लास्ट 2 डिजिट्स कैसे निकालेंगे, तो यहां पर आपको थॉट प्रोसेस का यूज करना पड़ेगा। कि थॉट प्रोसेस ये बोलता है कि जब यहां से स्टार्टिंग से लेकर इसके एंड वाली टर्म सभी में 2000 की कुछ ना कुछ पावर है, सभी में 2000 की कुछ ना कुछ पावर है। तो आप एक बात बताओ कि लास्ट का जो डिजिट होगा क्या वो 0 आएगा हमेशा? इसके आगे इन सबको जब आप ऐड करोगे तो लास्ट वाला डिजिट क्या आएगा? 0। मैं एडिशन की बात कर रहा हूं, कहां से कहां तक? यहां से लेकर यहां तक, एक्सेप्ट दिस टर्म, इस टर्म को छोड़कर, ठीक है, इसको एक्सक्लूड कर दो अभी, इस टर्म को एक्सक्लूड करके, इस टर्म को हटा के यहां तक का जो सम अवेलेबल होगा वो कितना आएगा? 0, ठीक है। सम जो होगा उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? 0। दैट मीन्स हो गया कि इसके पहले के जो भी डिजिट्स होंगे, हमें नहीं पता कि इसके पहले क्या डिजिट्स होंगे, लेकिन इसका जो लास्ट डिजिट है वो मैं बता सकता हूं वो क्या आएगा, अभी 0 आएगा, ठीक है। अब इस टर्म का सम, एनसीएन की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, एनसीएन की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। NC0 इक्वल टू NCN जो होगा वो क्या होगा आपका? NCN की जो वैल्यू होगी वो 1 होती है, ठीक है, ये बात याद रखना। तो ये जो वैल्यू है ये 1 के इक्वेट है, मतलब सीधा सीधा जो लास्ट आपके पास बच रहा है वो बच रहा है 6 की पावर 2005। इसी के ऊपर आपका लास्ट के दोनों डिजिट डिपेंडेंट होंगे। सीधा सीधा क्या है? 6 की पावर 2005, इसी के ऊपर लास्ट आपके 2 डिजिट डिपेंडेंट होंगे, ठीक है। तो यूनिट डिजिट का कंसेप्ट आपको पता होगा कि यूनिट डिजिट जब हम निकालते हैं तो 6 की साइक्लिसिटी क्या होती है? 6 की आपकी साइक्लिसिटी होती है 1, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36, क्यूब आएगा 216, उसके बाद पावर 4, जितनी भी आप पावर उसकी इंक्रीज करते हुए जाओगे तो हमेशा जो उसका लास्ट डिजिट होगा वो हमेशा क्या आएगा? 6 ही आएगा। क्लियर? ये तो साइक्लिसिटी वाले क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि लास्ट का डिजिट निकालने के लिए जब इसकी साइक्लिसिटी 1 है तो 6 की पावर सीधा सीधा हम बोल देते हैं 5, 6 की पावर सीधा सीधा हम क्या बोल देते हैं? 5। तो 6 की पावर 5 को जब आप कैलकुलेट करोगे तो 6 की पावर 5 में 6 की पावर 6 मतलब 3 जो होगा वो 216 हो जाएगा, और इसको 36 से आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट का जो डिजिट आएंगे 2 वो 7 और 6 आएंगे। लास्ट के 2 डिजिट कौन से आएंगे? 7 और 6 आएंगे। इसके पहले कुछ भी डिजिट रहे हो, ठीक है, तो लास्ट के डिजिट जो होंगे इसके वो कितने आएंगे? 6 और 7। तो इसका मतलब हमारा जो करेक्ट आंसर होगा कितना होगा? 76। अगर आप यूनिट डिजिट के कंसेप्ट से करोगे ये तो हमें पता चल जाएगा कि लास्ट डिजिट जो इसका होगा वो 6 होगा। तो आप चारों ऑप्शन को देख लो, चारों जो ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास में यहाँ पर, सभी में चारों ऑप्शन के अंदर यूनिट डिजिट 6 है। तो सेकंड लास्ट डिजिट भी हमें चेक करना है, तो फिर आपको 6 की पावर 5 करके इसको चेक करना पड़ेगा। दैट मींस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? 76। इसका सही आंसर होगा 76। तो इस तरह के नंबर में जब भी आपके पास क्वेश्चन आए इस तरह का, 2000 हो गया, मतलब 1000 वाली सीरीज का है, तो आप डायरेक्टली आप क्या करो, इसका लास्ट डिजिट लो और इसका लास्ट डिजिट लो, उसकी पावर आप 6 की पावर 5 निकाल लो, उसी से हमें ये पता चल जाएगा कि लास्ट के दोनों डिजिट्स क्या होंगे यार, ठीक है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट a इक्वल टू एक सीरीज आपको गिवन है, देन इसकी वैल्यू आपको बतानी है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है। अब अगर आपको AP और GP इसकी अगर नॉलेज हो तो ये जो सीरीज चल रही है वो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन चल रही है। कौन सी सीरीज चल रही है? GP चल रही है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, लेकिन उसकी भी हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। हमें अगर इस क्वेश्चन में GP की नॉलेज ना हो तब भी हमें कोई इसकी नीड नहीं है। आपको गिवन है कि जो स्मॉल a की वैल्यू है वो कितनी है? -1, ठीक है।
इस सीरीज इस तरह से चल रही है आपकी ए स्क्वायर, ये ए क्यूब हो गया डॉटेड, और लास्ट जो टर्म है ए की पावर 2006, ये इस तरह से सीरीज चल रही है। और गिवन है कि जो ए की वैल्यू है वो कितनी है, -1। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप थॉट प्रोसेस से किल कर सकते हो। अगर आपकी थॉट प्रोसेस अच्छी है, ठीक है, आपको कंसेप्ट की नॉलेज है, तो इस क्वेश्चन को आप विदाउट सॉल्व करे हुए, पूरा कंप्लीट कंसेप्ट से करे हुए, बिना उसके सॉल्व कर सकते हो। देखो कैसे करते हैं इसको। आप यहां देखो कि यहां से लेकर यहां तक मेरे पास जो टोटल टर्म्स अवेलेबल है वो कितनी है, 2006 टर्म है। 1 से लेकर कितनी टर्म्स है, टोटल जो टर्म्स इसमें है, टोटल टर्म्स इसके अंदर अगर आप काउंट करो, ठीक है, तो 1 से लेकर कितनी है, 2006 टर्म्स है। मतलब नंबर ऑफ टर्म्स क्या है हमारे पास में, इवन है। ठीक है, ए की वैल्यू अगर -1 है, तो अगर आप वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट करते हो तो ये -1 हो जाएगा, ए स्क्वायर है तो ये +1 हो जाएगा, फिर -1 आएगा, फिर +1 आएगा। ऐसे ही ये सीरीज आपकी +-1 करके चलती रहेगी। तो अगर इस पूरी सीरीज के अंदर 2006 टर्म है, मतलब नंबर ऑफ टर्म अगर इवन है, ठीक है, तो इसके अंदर मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इसकी जो आधी टर्म्स होंगी, हाफ टर्म्स होंगी, वो -1 होंगी, और आधी टर्म्स जो होंगी +1 होंगी। तो क्या एवरी टर्म एक दूसरे से कैंसिल आउट होती हुई जाएगी? तो ये सारी टर्म्स आपस में कैंसिल आउट होती जाएगी। इसके पहले भी -1 आ रहा होगा कहीं ना कहीं, सारी टर्म्स आपस में अगर कैंसिल हो जाएगी तो ए का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 0। ए कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब हमें जो वैल्यू निकालनी है इस एक्सप्रेशन की निकालनी है, तो ए क्यूब की जगह जब मैं 0 पुट करूंगा तो ये 0 माइनस ए स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा आपका, ये अगेन आपका स्क्वायर है, 0 माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ए ही था सॉरी, ठीक है, यही है 0 माइनस ए, तो 0 से 0 ये आपका -a² अपॉन क्या बचेगा, माइनस का a, माइनस से माइनस कैंसिल, दैट मीन्स ये जो a आएगा वो पॉजिटिव, यहां से a आ गया। ठीक है, कैंसिल होने के बाद इस कंप्लीट इसका जो सॉल्यूशन आया वो कितना आया, a आया, और a हमें क्या गिवन है, इस एक्सप्रेशन का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, a आएगा, और a इज व्हाट, -1। तो -1 के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर मतलब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहां से a निकल के आएगा, और a हमें ऑलरेडी गिवन है -1, तो इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा वो होगा -1। ठीक है, मतलब नेगेटिव इंटीजर होगा। तो बिना जीपी का फॉर्मूला लगाए हुए आपने इसको थॉट प्रोसेस से किया है कि हाफ टर्म इसकी क्या होंगी, पॉजिटिव, और हाफ क्या होंगी, नेगेटिव टर्म्स होंगी इसकी। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जिनमें आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप उसको कंसेप्ट सोचो, उसको क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ो, और बेसिक कंसेप्ट आपके अगर क्लियर है, तो तब भी आप उस क्वेश्चन को कर सकते हो। ये बहुत प्लस पॉइंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नंबर सर्टेन नंबर लीव्स अ रिमाइंडर 4 व्हेन डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, एक नंबर है जिसको 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमारे पास में बच रहा है 4। ठीक है, ये गिवन है हमें। आपको बोला गया है कि सेम नंबर को अगर मैं 9 से डिवाइड करूं तो क्या क्या रिमाइंडर हो सकते हैं। तो ऑप्शन को देखने पर ये चीज तो श्योर है कि रिमाइंडर 1 से ज्यादा आएंगे यार। ऑप्शंस को देखने पर ये चीज तो श्योर है कि रिमाइंडर 1 से ज्यादा आएंगे। ऑप्शन में 14 भी है, 47 है, 17 है और 147 है। ठीक है, तो यहां पर आप सबसे बेस्ट जो तरीका है करने का वो ये है कि आप नंबर्स को सोच लो। ठीक है, नंबर को सोच लो। इसने बोला है कि एक नंबर को 6 से डिवाइड करने पर, मैं मान लेता हूं कि वो नंबर x है, अभी इसको अगर आप 6 से डिवाइड कर रहे हो तो जो रिमाइंडर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है, रिमाइंडर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो x को मैं क्या मान लूं, x को लेट सपोज मैं 28 मैंने एज्यूम कर लिया, 28 मैंने एज्यूम कर लिया, क्योंकि 28 में जब मैं 6 का डिवाइड करूंगा तो क्या रिमाइंडर 4 आएगा। x को अगर मैंने 6 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 4 आएगा। 6 4 जा 24 और 6 5 जा क्या होता है, 30 होता है, तो वो ज्यादा हो जाएगा। तो रिमाइंडर कितना आएगा, 4। तो x इक्वल टू 28 परफेक्ट नंबर है इस मेरे लिए। ठीक है, अब इसी नंबर में अगर मैं 9 का डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर कितना आएगा। इसी नंबर में अगर मैं 9 का डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या, यहां से 1 मिल रहा है मुझे, 9 3 जा 27, तो रिमाइंडर यहां से मुझे क्या मिल रहा है, 1। इसका मतलब ये हुआ कि रिमाइंडर 1 आ सकता है। ठीक है, रिमाइंडर 1 आ सकता है। तो 1 के लिए ऑप्शन 1 और 4 और 147 और 17 ये 3 ही बनते हैं। 1 इसके अंदर अवेलेबल नहीं है तो इसको अभी हटा दें इस ऑप्शन को। ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेट कर दें। तो हमारे पास में 1 आ चुका है।
अब अगर मैं सोचूं आगे और एक नंबर अगर और मैं लूं, नेक्स्ट नंबर अगर मैं सोचूं, ठीक है, नेक्स्ट नंबर अगर मैं सोचूं, अगर मैं नंबर एक 34 ले लेता हूं, नंबर क्या ले लेता हूं 34। 34 में अगर आप 6 का डिवाइड करते हो तो जो आपको रिमाइंडर मिलेगा क्या वापस वो 4 मिलेगा? चेक कर लो एक बार। 34 में अगर मैं 6 का डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर वापस 4 मिलेगा। तो इसी में वापस अगर मैं 9 का डिवाइड भी अगर चेक करूं, 9 का डिवाइड अगर मैं चेक करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा? 9 3 जा 27 और 9 4 जा 36 ज्यादा हो जाएगा, तो 9 3 जा 27 के अकॉर्डिंग यहां पर जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा? 7। रिमाइंडर कितना आएगा? 7। तो दो रिमाइंडर हमारे फिक्स हो चुके हैं, एक तो हो चुका है 1 और एक हो चुका है आपका कितना? 7। तो 1 और 7 का ऑप्शन नंबर सी है, 1 और 7 का ऑप्शन नंबर सी है। लेकिन आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। क्या एक और नंबर आप सोच सकते हो ऐसा जिसका 6 में डिवाइड करने पर रिमाइंडर 4 आ जाए? तो ऐसा एक नंबर, जैसे एक हमने 28 ले लिया, एक 34 ले लिया, तो एक नंबर लेट सपोज मैं मान लेता हूं 40। कितना मान लेते हैं? 40, ठीक है। 40 में जब आप 6 का डिवाइड करोगे तो यहां से जो रिमाइंडर आएगा क्या वो 4 आ रहा है? चेक कर लो एक बार। 40 में जब आप 6 का डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 4 आ रहा है, सही बात है ये, ठीक है। अब इसी नंबर में अगर मैं वापस 9 का डिवाइड करता हूं, इसी नंबर में अगर मैं 9 का डिवाइड करता हूं तो 9 से जब आप इसमें डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? यहां भी हमें कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। 9 4 जा 36, तो रिमाइंडर क्या आया? 4। तो इसका मतलब ये हो गया कि जिस नंबर में 6 का डिवाइड करने पर रिमाइंडर 4 आता है तो उसी नंबर में 9 का डिवाइड करने पर रिमाइंडर आपके क्या क्या आ सकते हैं? रिमाइंडर मेरा 1 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है और 4 भी आ सकता है। दैट मीन्स इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। तो 3 हम रिमाइंडर यहां से निकाल सकते हैं सेम नंबर को वापस जब हम 9 से डिवाइड करेंगे यार, ठीक है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 डिजिट नंबर, ठीक है, एक 8 डिजिट का नंबर है जो 73 और 137 का मल्टीपल है। एक 8 डिजिट का नंबर है जो 37 और 137 का, 73 और 137 का मल्टीपल है। इफ द सेकेंड डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट इज 7, लेफ्ट से मतलब लास्ट एंडिंग से जो सेकेंड डिजिट है वो कितना है? वो है 7। तो उसी नंबर में आपको ये बताना है कि उसका 6 डिजिट क्या होगा फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है। तो 8 डिजिट का नंबर है तो उस नंबर को मैं मान लेता हूं, लेट जो नंबर है, लेट उस नंबर को x एज्यूम कर लेते हैं। तो आपको गिवन है कि x जो होगा वो 73 का मल्टीपल होगा, इसको मान लेते हैं 73 K1, लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। x अगर 73 का मल्टीपल है तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 73 K1। सिमिलरली यही नंबर जो है x अगेन वापस आपका 137 का भी मल्टीपल है, इसको मान लेते हैं K2। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो x होगा वो 73, 137 और एक अनोदर कांस्टेंट मान लेते हैं k। इस तरह से लिख सकते हैं इसका कि जो x नंबर होगा वो 73, 137 और एक नया फैक्टर हमने एज्यूम कर लिया, लेट्स सपोज दैट इज K3, इसका मल्टीपल होगा, ठीक है। तो यहां से सॉल्यूशन जो निकलेगा x इक्वल टू, जब आप इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 1001 देंगे, 1001 देंगे, ठीक है। x इक्वल टू 1001 देंगे। अब आप इसके अंदर देख लो कि आपको जो नंबर बनाना है, ये जो x है, ये जो x है वो क्या है? 8 डिजिट का नंबर है, 8 डिजिट का नंबर है। x जो है वो 8 डिजिट का नंबर है। तो 8 डिजिट का नंबर होने के लिए ये जो 1001 है, ठीक है, इसको मैं कोई भी 4 डिजिट के नंबर से मल्टीप्लाई कर लूं। मान लेते हैं इसको एक 4 डिजिट के नंबर से मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, इसको मुझे अगर 8 डिजिट का नंबर बनाना है तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका D000D, ठीक है। यहां से आपका आ जाएगा C, इस तरह से बनेगा ये, ठीक है। और लास्ट आपका जो आएगा वो आएगा आपका A00A, ठीक है। तो ये हो जाएगा DCBADCBA, ठीक है। ये एक थॉट प्रोसेस है। अब इस थॉट प्रोसेस में आप देखो इसके अंदर कि ये 8 डिजिट बन चुका है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 डिजिट का आंसर आ चुका है। अब इसके ABCD क्या है उससे आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है, उससे कुछ इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा। इसमें जो गिवन है
कि सेकंड डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट कितना है, 7 है। सेकंड डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट, इसका मतलब हो गया कि सी कितना है, 7 है। आपसे पूछा है कि इसी नंबर में लेफ्ट से 6 पोजीशन पे कौन आएगा, तो जब आप 6 पोजीशन पे काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6, तो वापस कौन आ जाएगा, सी। इसका मतलब हो गया इसका जो 6 डिजिट आएगा वो भी क्या आएगा, 7 आएगा। इसका जो 6 नंबर का डिजिट आएगा वो भी क्या आएगा, 7 ही आएगा। तो ये नंबर के अकॉर्डिंग ऐसा हो रहा है कि इसका सेकंड और 6 वाला डिजिट क्या होगा, सेम होगा। इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो 7 इसका डिजिट होगा। ठीक है, इसको आप थॉट प्रोसेस से कर सकते हो। ये एक तरह का थॉट प्रोसेस, सोचने का तरीका है कि इस क्वेश्चन को कैसे हम कर सकते हैं। ठीक है, 8 डिजिट का नंबर हम इतना बड़ा नंबर तो सोच नहीं सकते, क्योंकि 8 डिजिट का नंबर क्या होगा, लेकिन उसके जो दोनों फैक्टर्स दिए हुए हैं, कौन कौन से, 73 और 137, इन दोनों की हेल्प से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, और मल्टीप्लाई करने पर नंबर जो मिला मुझे मिला 10001, और उसके साथ में एक अनोदर मैंने K3 मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, तो इस K3 को मैं 8 डिजिट का बनाने के लिए, मैंने मान लिया कि ये 4 डिजिट का नंबर है कोई, लेट सपोज मैंने अज्यूम कर लिया कि ये 4 डिजिट का नंबर है, तो इस 4 डिजिट के नंबर से इसको मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है, क्या आ जाएगा, मेरे पास 8 डिजिट का एक नंबर बनेगा, जिसमें सेकंड नंबर का डिजिट मुझे दिया हुआ है लेफ्ट से 7, तो 6 नंबर का भी सेम वापस रिपीट हो रहा है सी, दैट मींस वो भी क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस तरह से होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है, 5 की x की पावर x इक्वल टू 5 की पावर 5 की पावर 5। ठीक है, यहां पर ये एक मिनट मिस प्रिंटिंग है, इसको 5 कर लेना। ठीक है, ये 5 है, इज द फॉर्म ऑफ a की पावर b। ठीक है, इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो है a की पावर b, देन a प्लस बी इक्वल टू क्या होगा, देन a प्लस बी इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, तो हमें जो गिवन है वो है 5x की पावर x इज इक्वल टू 5 की पावर 5 की पावर 5। ठीक है, सबसे पहली गलती जो बच्चे करते हैं जनरली, सबसे फर्स्ट गलती ये होती है कि पावर के ऊपर पावर के ऊपर पावर, तो इसको हम क्या लिख देते हैं, 5 की पावर 25। ठीक है, 5 की पावर 25, क्या सही है, 5 की पावर 25। ठीक है, इन पावर के ऊपर पावर को तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, पावर के ऊपर पावर को तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन ब्रैकेट अभी अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई करने की जगह पर हम क्या करेंगे कि जब दोनों तरफ एक्सपोनेंट फॉर्म हो और वेरिएबल अगर कहां हो, एक्सपोनेंट फॉर्म में हो, वेरिएबल अगर एक्सपोनेंट फॉर्म में हो, तो सबसे बेस्ट जो तरीका है वो है बोथ साइड पर लॉगरिथम लेने का। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि टेकिंग लॉग ऑन द बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ क्या ले लेंगे हम, लॉगरिथम, दोनों तरफ इसमें लॉगरिथम ले लेंगे। तो ये 5 की पावर 5 है, लॉग ऑफ ये हो जाएगा 5x की पावर x इक्वल टू 5 की पावर 5 लॉग ऑफ 5 की पावर 5। तो यहां से x आगे आ जाएगा। ठीक है, थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी अभी डिस्कस करी थी मैंने आपके साथ, सभी के साथ में। ये हो जाएगा 5x इक्वल टू, ये हो जाएगा 5 की पावर 5 लॉग 5 की पावर 5 लॉग 5। ठीक है, 5 की पावर 5 लॉग 5। ठीक है, इसमें एक चेंज हम और कर सकते हैं कि ये x लॉग 5x लिखा हुआ है इस तरह से। ठीक है, मैं यहां पर क्या करता हूं, इसको मैं 5 की पावर 4 और 5 की पावर 1 में मैंने इसको ब्रेक कर लिया आगे। ठीक है, 5 की पावर 4 और 5 की पावर 1 में मैंने ब्रेक कर लिया। अब यहां इसके बाद में ये जो चेंज होगा ये हो जाएगा आपका x log 5x। ठीक है, x log 5x। जब लॉगरिथम में जब पावर जो होती है, जैसे ये पावर है, ये पावर कहां आ गई थी, आगे आ गई थी, लॉगरिथम के आगे आ गई थी, तो इसका रिवर्स भी हम अप्लाई कर सकते हैं कि आगे जो भी पावर अवेलेबल है उसको वापस हम एक्सपोनेंट में भेज सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो 5 है, ये वाला जो 5 है, ये वापस इसके पावर के ऊपर आप भेज सकते हो। तो इसका मतलब ये हो गया 5 की पावर 4, ये हो जाएगा log 5 की पावर 5। ठीक है, अब बोथ साइड पे जब आप कंपेयर करोगे, ठीक है, दोनों तरफ जब हम कंपैरिजन करेंगे तो कंपैरिजन करने पे हमें ये मिलेगा कि ये जो x है ये किसके इक्वल हो जाएगा, 5 की पावर 4 के, x है 5 की पावर 4 के इक्वल हो जाएगा। और इसको क्रॉस चेक करने के लिए कि क्या जो हमने कंपैरिजन किया है वो राइट है या नहीं है, तो यहां से हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो 5x हुआ
ये जो 5x हुआ ये किसके इक्वल आ जाएगा, 5 की पावर 5 के। तो एक 5 से इसकी एक पावर कट जाएगी, इसका मतलब हो गया x की पावर यहां से भी कितना मिल रहा है, 5 की पावर 4। इसका मतलब जो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा वो होगा आपका x इक्वल टू 5 की पावर 4। ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। और क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो सॉल्यूशन है वो a टू द पावर b फॉर्मेट में। आपसे पूछा है a प्लस बी क्या होगा, तो a प्लस बी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा आपका 5 प्लस 4। तो दोनों डिजिट्स का जो सम आएगा वो कितना आ जाएगा 9। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। तो टेकिंग लॉग ऑन द बोथ साइड, इस तरह से इस क्वेश्चन को हम फिनिश कर सकते हैं, ठीक है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 नंबर का क्वेश्चन है द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। ऐसे कितने नेचुरल नंबर हैं n की वैल्यूज, मतलब n ऐसे कितने नेचुरल नंबर पॉसिबल है जिसके लिए ये जो एक्सप्रेशन है, जिसके लिए ये जो गिवन एक्सप्रेशन है ये भी एक क्या होगा नेचुरल नंबर होगा, ये भी क्या होगा आपका एक नेचुरल नंबर होगा। तो दो तरीके इस क्वेश्चन को करने के। पहला तरीका जो सब बच्चों के माइंड में आएगा सबसे पहले कि n की वैल्यू पुट कर करके चेक कर लेते हैं, n की वैल्यूज पुट कर करके चेक कर लेते हैं, ठीक है, सही है मैथड, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग है। ऐसी कितनी वैल्यूज आप पुट कर करके चेक करते हुए जाओगे, ठीक है। हो सकता है कि कोई वैल्यू आपसे छूट जाए, ठीक है। तो ऑप्शन में जैसे दिया हुआ है 8, 2, 3 और 4, ठीक है, 8, 2, 3 और 4 इस तरह से दिया हुआ है। मान लो एक ऑप्शन भी आपसे छूट गया तो हो सकता है आंसर 2 आ जाए, या 9 वैल्यूज निकल रही हो, 2 छूट गया तो कोई आंसर अदर आ जाए। तो इसको अगर कंसेप्चुअल मुझे करना है, ठीक है, कंसेप्चुअल तरीके से कैसे कर सकते हैं इसका सॉल्यूशन केयरफुली देखना है इसका। 15n स्क्वायर प्लस 8n प्लस 6 डिवाइडेड बाय n, ये कंप्लीट एक्सप्रेशन, ठीक है। इसमें मैं एक काम ये कर सकता हूं कि सभी में इस n का इंडिविजुअल डिवाइड कर दूं, 5n स्क्वायर अपॉन n, 8n डिवाइडेड बाय n और 6 अपॉन n। अब इंडिविजुअल डिवाइड करने से क्या फायदा होगा, ये जो टर्म है ये 15n हो जाएगी, ये 8 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 6 बाय n, ठीक है, 6 बाय n। ये करने से मेरा ये मान लो कि 90% क्वेश्चन यहां पर खत्म हो चुका है, 10% सिर्फ थॉट प्रोसेस है अब, ठीक है। अब आपको क्या सोचना है कि आप एक बात बताओ, ठीक है, n की कोई भी वैल्यू इसमें पुट करोगे क्या ये नेचुरल नंबर देगा, इससे कोई इफेक्ट आएगा क्या, n की वैल्यू पे नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको आपको लेना ही नहीं है, ये कोई इफेक्ट नहीं करेगा। 8 ऑलरेडी कांस्टेंट है, 8 ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो ये भी कोई इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। जो पूरा डिपेंडेंट होगा वो किसके ऊपर होगा, 6 बाय n के ऊपर होगा। इस पूरे एक्सप्रेशन को नेचुरल नंबर बनाने के लिए कंप्लीटली ये किसके ऊपर डिपेंडेंट होगा, 6 बाय n के ऊपर होगा। तो अगर 6 बाय n को नेचुरल नंबर बनना है, पॉजिटिव इंटीजर बनना है, तो इसका मतलब हो गया कि n जो होगा वो 6 के क्या होंगे, फैक्टर्स, 6 के फैक्टर्स होंगे। तो n को मैं 1 ले सकता हूं, 6 बाय 1 6 हो जाएगा। n को मैं 2 ले सकता हूं, ठीक है, 6 बाय 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऐसे ही n को मैं 3 ले सकता हूं, ठीक है, और ऐसे ही n को मैं एक लास्ट 6 भी ले सकता हूं। तो n की ये 4 वैल्यूज मैं ऐसी है जिनको ले सकता हूं, जिससे 6 बाय जो n होगा वो कंप्लीटली क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। तो n के ओनली 4 ही वैल्यू पॉसिबल है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आपका आ जाएगा 4। सो 4 सॉल्यूशन इसके पॉसिबल है, n शुड बी 4। जो n की वैल्यूज होंगी कितनी होंगी, 4 नंबर्स होंगे ऐसे, ठीक है, 4 नंबर्स होंगे ऐसे जिसके लिए वैल्यूज होंगी, ठीक है। तो इसको इस तरह से ब्रेक करने पर ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। अगर आप 1 बाय 1 इसके अंदर वैल्यूज पुट करोगे तो क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा फिर, ठीक है, हो सकता है कोई वैल्यू आपकी छूट भी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। A two-digit number is increased by 20%, ठीक है, when its digits are reversed, ठीक है, then the sum of the digits of the number is, एक 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है, तो 2 डिजिट के नंबर को हम एज्यूम कर लेते हैं लेट जो नंबर है उसको हम xy एज्यूम कर लेते हैं, नंबर को क्या एज्यूम कर लेते हैं, xy। तो xy में ये जो होगा आपका ये यूनिट प्लेस का होगा, ये यूनिट प्लेस का होगा, और ये 10th प्लेस का डिजिट होगा, ठीक है, ये दोनों होंगे, ठीक है। अब इस नंबर को
अगर मैं 20% इंक्रीज कर दूं, ठीक है, आप सबको पता है कि बहुत अच्छे से कि नंबर को जब हम इक्वेशन में इंसर्ट करते हैं, इस नंबर को जब मैं इक्वेशन में इंसर्ट करूंगा तो इसको मैं 10x प्लस वाई फॉर्मेट में लिखता हूं। क्या लिखेंगे? 10x प्लस वाई फॉर्मेट में लिखेंगे। इस नंबर को जब आप 20% इंक्रीज करोगे, मतलब ये 20% इंक्रीज हो गया, इसका मतलब ये हो गया 120/100, ठीक है। 30% होता तो 130/100। अगर डिक्रीज की बात करता, अगर ये बोलता है कि 20% क्या कर रहे हैं? डिक्रीज कर रहे हैं, तो फिर हम यहां पर क्या लिखते हैं? 80/100। परसेंटेज का कंसेप्ट है, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा। तो इसको जब 120% मैंने क्या किया? इंक्रीज कर दिया, तो इसके जो डिजिट्स है, ये जो डिजिट्स हैं ये क्या हो जाएंगे? इंटरचेंज, मतलब वाई एक्स ये बन जाएगा एक्स वाई की जगह। क्या बन जाएगा? वाई एक्स। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर? 10y प्लस एक्स। क्या लिख सकते हैं? 10y प्लस एक्स, इस तरह से लिख सकते हैं। बस हो गया क्वेश्चन। अब ये इसको क्या करेंगे? अब सॉल्व कर लो। ये आपका कट जाएगा 6 5, तो ये हो जाएगा आपका 50x प्लस 5y, ठीक है। 50x 5y नहीं, सॉरी 60x प्लस 6y इक्वल टू 5 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये 50y प्लस 5x हो जाएगा, ठीक है। इंटरचेंज करोगे तो 5 इधर आएगा, ये हो जाएगा आपका 55x और ये हो जाएगा आपका 44y, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया, दोनों नंबर जब कटोगे तो ये हो जाएगा 5x इक्वल टू 4y। यहां से मुझे क्या मिलेगा? 5x इक्वल टू 4y, 5x इक्वल टू 4y। इस तरह से एक इक्वेशन मुझे मिल चुकी है, ठीक है। यहां से मैं x को ऐसा बोल सकता हूं कि जो x है वो 4/5y के इक्वल लिख सकते हैं। अब x और y दोनों क्या है? आप ये देखो कि x और y जो दोनों मेरे पास है वो क्या है? डिजिट्स है। x और y दोनों क्या है? डिजिट्स है, ठीक है। अब y को मैं ऐसा कौन सा डिजिट प्लेस करूं जिससे x भी एक डिजिट बन जाए? y को ऐसा कौन सा मैं डिजिट प्लेस करूं कि जिससे x भी डिजिट बन जाए? तो एक ही पॉसिबिलिटी यहां पर बनती है कि y शुड बी 5। y को क्या होना पड़ेगा? 5 होना पड़ेगा। तो y अगर 5 है तो x क्या हो जाएगा आपका? 4। इसका मतलब आपका जो नंबर होगा वो क्या बन जाएगा? 45। नंबर बन जाएगा 45। आपसे पूछा है कि इसके डिजिट्स का सम क्या होगा, तो 4 + 5 दैट इज 9। 4 + 5 दैट इज 9, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, द यूनिट डिजिट ऑफ 1 + 9 + 9 स्क्वायर + 9 क्यूब। अभी अभी हमने इस सीरीज का क्वेश्चन किया था, 1 + a + a स्क्वायर + a क्यूब पावर a टू द पावर 2006। वैसा ही कोई क्वेश्चन हमें दिख रहा है इसमें, लेकिन इसमें याद रखना कि जो नंबर ऑफ टर्म्स है, टोटल टर्म्स की अगर मैं बात करूं, देखो टर्म्स कैसे काउंट करते हैं। 9 की अगर सीरीज स्टार्ट हो रही तो 9 की पावर 1 से लेकर 2007 तक 2000 टर्म्स होंगी, और एक टर्म इसके अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है, ये 1। तो टोटल जो टर्म्स होगी, टोटल टर्म्स की अगर मैं बात करूं तो टोटल टर्म्स होगी 2008। अब आपको अगर पता हो कि 9 की जो साइक्लिसिटी होती है वो 9 की साइक्लिसिटी 2 होती है, ठीक है। 9 की जो साइक्लिसिटी होती है, 9 की जो साइक्लिसिटी होती है वो 2 होती है, बिकॉज पहला 9 आया, फिर स्क्वायर, फिर 7 2 9, ठीक है। ऐसे साइक्लिसिटी का मतलब हो गया कि यहां से यहां तक 2 साइकिल के बाद में वापस जो डिजिट आएगा वो क्या आएगा? 9 आएगा, ठीक है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 9 की पावर अगर आपकी ऑड है, 9 की पावर अगर क्या है? ऑड है, तो आंसर हमेशा उसका यूनिट डिजिट 9 ही आएगा। और 9 की पावर अगर इवन है तो उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या आएगा? 1। इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए इस क्वेश्चन को अभी हम करेंगे यार, ठीक है। तो देखो पहली टर्म आपकी 1 है, 1 की जगह 1 हो गया। 9 की पावर 1 दैट इज ये 9 हो जाएगा, ठीक है। यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूं मैं सिर्फ, तो यहां पर 1 आ जाएगा, सिर्फ यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूं मैं। 9 स्क्वायर होता है, फिर वापस जब मैं ऐड करूंगा तो 9 की क्यूब वापस 9 आ जाएगा। ऐसे करते करते लास्ट पावर क्या है? देखो ऑड है, ऑड मतलब लास्ट डिजिट भी क्या आएगा? 9 आएगा। लास्ट डिजिट भी क्या आएगा? 9 आएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, देखो थॉट प्रोसेस का यूज करेंगे अपन इसमें। इस 1 को तो आप छोड़ दो, इस 1 को तो क्या करते हैं? हम छोड़ देते हैं। यहां से लेकर यहां तक जो टोटल टर्म्स है वो कितनी है? 2000 टर्म्स है, 2000 टर्म्स है मेरे पास, ठीक है। इन 2000 टर्म्स में 9 से अगर सीरीज स्टार्ट हो रही है तो बीच में जो टर्म आएगी वो कौन सी आएगी? 9 टर्म आएगी। सबसे मिड वाली जो टर्म होगी इसको हम बोल देते हैं मिड टर्म। सबसे जो मिड वाली जो टर्म होगी, ठीक है, मिड टर्म, यूनिट डिजिट ऑफ मिड टर्म, यूनिट
डिजिट ऑफ मिड टर्म। इस मिड टर्म का जो यूनिट डिजिट होगा वो 9 होगा। इसका मतलब ये हो गया कि इसके पहले 1003 टर्म्स होंगी और इसके बाद में भी 1003 टर्म्स होंगी, राइट। इसका मतलब ये मैं बोल सकता हूं कि इस 1 को छोड़ के यहां से यहां तक की बात हो रही है कि 1003 टाइम्स तो क्या आएगा, 1 आएगा, और 1003 टाइम्स क्या आएगा, 9 आएगा, ठीक है। 1003 टाइम्स तो 1 आएगा और 1003 टाइम्स क्या आएगा, 9 आएगा, ठीक है। तो 1003 टाइम्स जब 1 को मैं ऐड करूंगा तो यहां पर जो मुझे सम मिलेगा वो कितना मिलेगा, 1003 मिलेगा। इस केस में जो सम मिलेगा मुझे, ठीक है, 9 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 जा 27, 9002, 900, 9 1 जा 9, ये सम मिला मुझे, ठीक है। ये दो सम मेरे पास में आ गए। अब एक मिड वाला 9 बचा हुआ है, ये वाला जो मिड वाला 9 था, एक मिड वाला 9 बचा हुआ है और 1 ये अलग से था, एक ये बचा हुआ है। इनको जब आप ऐड करोगे तो आप देखो यहां पर 7 3 10 19 और 1 0, तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, सम का 0 आएगा। इसके सम का जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। तो इस थॉट प्रोसेस से साइक्लिसिटी का यूज करके, बाय टर्म्स का कंसेप्ट यूज करके कि नंबर ऑफ टर्म्स टोटल कितनी होंगी, मिडिल टर्म कौन सी आएगी, इसके इन सबको कंबाइन करके थॉट प्रोसेस से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा 0, ठीक है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऑरली हो जाएगा ये। ए बॉय मल्टीप्लाई 4 2 3 बाय अ सर्टेन नंबर एंड ऑब्टेन द रिजल्ट। इसका मतलब ये होगा कि एक बॉय ने 423 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया और उसको जो रिजल्ट मिला वो मिला 65589, ये उसको रिजल्ट मिला, ठीक है। अब आगे बोला है कि इसके अंदर जो दोनों 5 हैं, इसके अंदर जो दोनों 5 हैं, ये दोनों 5 क्या है, रॉन्ग है। ये दोनों 5 क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। इफ द बोथ 5s आर रॉन्ग बट द अदर डिजिट्स आर करेक्ट, बाकी के डिजिट करेक्ट है, मतलब 6 करेक्ट है, 8 करेक्ट है और 9 करेक्ट है, ठीक है, 9 करेक्ट है। तो आपको बताना है द राइट आंसर क्या होगा इसका, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि मल्टीपल्स हैं, 423 का मल्टीपल है, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो 423 है इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा, ये नंबर इसको क्या करेगा, कंप्लीटली डिवाइड करेगा, कंप्लीटली डिवाइड करेगा, इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये नंबर इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा तो दोनों का कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ कॉमन नंबर होगा जिससे ये डिवाइड हो रहे हो। अगर आप इसके डिजिट्स को देखो, 4 2 6 और 3 9 हो रहा है, 4 2 6 और 3 9 हो रहा है, मतलब ये जो नंबर है 9 से क्या है, डिविजिबल है, 9 से क्या है, डिविजिबल है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन में इन दोनों 5 को रिप्लेस करके, जैसे मिडिल वाले जो 2 डिजिट आ रहे होंगे सेकंड और थर्ड, उनको ऑप्शन से अगर मैं चेक करूं कि इन चारों ऑप्शन में 9 से जो डिवाइडेड होगा क्या वही मेरा राइट आंसर होगा, मैं ऐसा बोल सकता हूं, क्या वही मेरा राइट आंसर होगा। तो चेक कर लें एक बार, ठीक है। तो यहां देखो पहले ऑप्शन को अगर मैं चेक करूं, 6 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 9, इसके सम को अगर मैं चेक करूं तो 6 और 3 9 और 4 13 8 29 और 9 30 हो रहा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन होगा क्या, ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता क्योंकि इसका सम क्या हो रहा है, 30 हो रहा है। दूसरा ऑप्शन को चेक करते हैं, 6 और 4 10 18 और 9 27 इसका सम आ रहा है, 27 मेरा सम आ रहा है, तो 9 से ये डिविजिबल है। तो अभी ये ऑप्शन हो सकता है, हम ये नहीं बोल सकते कि यही होगा। आगे के ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ 9 का मल्टीपल है। 6 और 2 8, 6 14 8 22 और 9 31 आ रहा है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। लास्ट ऑप्शन देख लो, 6 और 6 12 18, ये आपका 29 देगा सम, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो एक ही ऐसा ऑप्शन है जो 9 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये हो गया जो हमारा जो करेक्ट आंसर है, हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, क्योंकि 27 9 से डिविजिबल होगा। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका, ठीक है। तो डायरेक्टली आप डिविजिबिलिटी रूल से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। डिविजिबिलिटी रूल आप लोगों को याद रखने हैं, 2 का तो आपको सभी पता होगा कि लास्ट डिजिट जो होगा वो क्या होगा, लास्ट डिजिट जो होगा वो होगा इवन। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 3, ठीक है। 4 का लास्ट 2 डिजिट, 4 का हो जाएगा लास्ट 2 डिजिट्स, ठीक है।
5 का डिविजिबिलिटी रूल 0 और आइदर 5 होना चाहिए, ठीक है। 6 के लिए आपका 2 और 3 होना चाहिए, पॉपुलर बता रहा हूं मेन, ठीक है। उसके बाद 9 का डिविजिबिलिटी रूल वही होता है जो 3 का होता है, सम ऑफ डिजिट्स, ठीक है, डिविजिबल बाय 9, ये 9 का हो गया आपका। 11 का भी याद रखना, 11 का भी इंपॉर्टेंट है कि अल्टरनेट डिजिट्स का सम, अल्टरनेट डिजिट्स का जो सम होगा, ठीक है, अल्टरनेट डिजिट्स का डिफरेंस, सॉरी अल्टरनेट डिजिट्स के सम का डिफरेंस, सम का डिफरेंस जो होगा वो आइदर या तो 0 हो या फिर 11 हो, ठीक है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है कि अल्टरनेट जो डिजिट्स हैं, ठीक है, हम ऐसा बोल सकते हैं कि इवन प्लेसेस पर और ऑड प्लेसेस पर जो डिजिट्स आ रहे हैं उनके सम का जो डिफरेंस होगा आइदर या तो वो 0 या 11 का मल्टीपल हो, तो दैट मीन्स वो जो नंबर होगा 11 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो डिविजिबिलिटी रूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है नंबर सिस्टम के लिए, एनएमटीसी एग्जाम में इससे क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है डिविजिबिलिटी रूल से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। ए एंड बी आर द पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट 1/a प्लस 9/b इज इक्वल टू 1। आपको बताना है कि स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ a प्लस बी क्या होगी, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ a प्लस बी क्या होगी। वैसे तो इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो एम और जीएम वाला बनता है, एम और जीएम के कंसेप्ट से बनता है, लेकिन विदाउट एम जीएम अगर इसको आप थॉट प्रोसेस से कर सकते हो तो कैसे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपका नंबर्स की नॉलेज आपको कितनी है, ठीक है। मैं इसको बिना एम जीएम के करके बताता हूं, देखो कैसे होगा ये। 1/a और 9/b का सम क्या है, 1 है, और आपसे बोला है कि a और b क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे। तो एक आप इसके अंदर हिट एंड ट्रायल मेथड ये लगा सकते हो कि भाई आपका ये जो नंबर है, ये जो नंबर हमें गिवन है, ठीक है, ये जो नंबर हमें गिवन है, ये नंबर और ये जो नंबर है इसको कंप्लीटली नंबर में बोल रहा हूं, इस कंप्लीटली फ्रैक्शन को नंबर बोल रहा हूं, इसका सम 1 है। तो पॉसिबिलिटीज ऐसा हो सकता है कि ये 1/2 और ये भी 1/2 हो जाए, ठीक है, ये 1/2 हो और ये भी 1/2 हो जाए, ठीक है। या फिर पहली पॉसिबिलिटी, सेकंड पॉसिबिलिटी ऐसा हो सकता है कि ये 1/4 हो जाए और ये 3/4 हो जाए, ठीक है। थर्ड पॉसिबिलिटी ये आपका 3/4 हो सकता है और ये 1/4 हो सकता है। ऐसे ही और भी पॉसिबिलिटी बन सकती है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपको स्मॉलेस्ट वैल्यू पहुंची है। तो जैसे जैसे आप डिनोमिनेटर को इंक्रीज करते हुए जाओगे वैसे वैसे इस a प्लस बी, ए और बी की जो वैल्यूज है वो बढ़ती हुई जाएंगी। जैसे जैसे हम डिनोमिनेटर को इंक्रीज करते हुए जाएंगे ए और बी की वैल्यूज बढ़ती हुई जाएंगी यार, ठीक है। अब देखो पहले वाले इसके अंदर अगर मैं चेक करूं तो यहां से इस वाले ऑप्शन को अगर मैं लेता हूं तो a की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 2, और b कितना आ गया यहां से, इसको 1/2 के इक्वल करोगे तो ये आ जाएगा 18, ठीक है। यहां जो सम आ रहा है वो कितना आ रहा है 20। इस केस में a कितना आ जाएगा 4, a आ जाएगा 4 और b आ जाएगा यहां से इसको 9/b इक्वल टू 3/4 करोगे तो 3 से 3 कैंसिल, दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका 12। तो यहां जो सम आएगा वो 16 आएगा, ठीक है। इस केस की अगर मैं बात करूं, ठीक है, इस केस की अगर मैं बात करूं तो a इक्वल टू ये 3/4 दिया हुआ है, तो यहां से जो a होगा वो 4/3 होगा, मतलब एक फ्रैक्शन वैल्यू बन रही है। और b की जो वैल्यू होगी 9/4 1/4 के इक्वल है, तो b कितना हो जाएगा 36। तो ये वैसे ही क्या हो जाएगा और बड़ा होता जाएगा। तो इन तीनों में एक ही सॉल्यूशन ऐसा बनता है ये वाला, जब हम 1/4 और 3/4 एज्यूम करें 1/a की वैल्यू और 9/b की, तो a और b का जो डिजिट्स का सम होगा, a और b जो डिजिट्स है इनका जो सम होगा वो कितना आ जाएगा 16। तो 16 इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसको am और gm के तरीके से कैसे कर सकते हैं वो भी देख लो एक बार, ठीक है। इस इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करूं तो यहां से मैं 9/b इक्वल टू 9/b इक्वल टू ऐसा लिख सकता हूं 1 - 1/a, ठीक है। तो यहां से 9/b इक्वल टू ये हो जाएगा a - 1/a, तो b की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 9a/a-1। b की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 9a/a-1, ठीक है, 9a/a-1। आगे देखना अभी तक, ठीक है। इस b को मैं इस तरह से अरेंज करता हूं, इसको मैं ऐसा लिखता हूं 9 प्लस, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 9a करते हैं इसको हम ऐसा लिख सकते हैं a, हाँ इसको हम ऐसा लिखेंगे, इसको लिखेंगे 9
ए प्लस 9 अपॉन ए माइनस 1, ठीक है। इस ए को भी हटा देना, सॉरी इस ए को भी हटा देना, ठीक है। 9 प्लस 9 अपॉन ए माइनस 1, इस तरह से हम इसको अरेंज करके लिख सकते हैं, ठीक है। हमें ए प्लस बी की स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए, मतलब मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो मैं बोथ साइड पे ए ऐड कर देता हूं। यहाँ ए प्लस बी किया, ये हुआ 9 प्लस ए प्लस 9 अपॉन ए माइनस 1, ठीक है, 9 अपॉन ए माइनस 1, ठीक है। ध्यान से देखते हुए जाना। सो ए प्लस बी इक्वल टू, अगेन मैंने इसको अरेंज किया इस तरह से, इस 9 को मैंने लिखा 10 माइनस 1, 9 को मैंने लिखा 10 माइनस 1 अपॉन ए माइनस 1, ठीक है। तो ए प्लस बी इक्वल टू जो बनेगा वो बनेगा 10 प्लस ए माइनस 1 प्लस 9 अपॉन ए माइनस 1, ठीक है। तो यहां से मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इस ए प्लस बी की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो टोटली डिपेंड करेगी किसके ऊपर, इन दोनों टर्म्स के ऊपर, ठीक है, इन दोनों टर्म्स के ऊपर। तो यहां से अगर इन दोनों में मैं इस तरह का कंसेप्ट लगाऊं कि एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम, एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम, तो इसका मतलब ये हो गया कि ए माइनस 1 प्लस 9 अपॉन ए माइनस 1 जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू होगा 2 टाइम ऑफ, ठीक है, ये हो जाएगा a माइनस 1 मल्टीप्लाई 9 अपॉन ए माइनस 1, तो a माइनस 1 कटेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू a माइनस 1 प्लस 9 अपॉन ए माइनस 1, ये किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट 3, 3 2 जा 6। इसका मतलब ये हो गया कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो 6 पॉसिबल है, क्योंकि बाकी तो ग्रेटर हो रही है। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू अगर 6 मिनिमम पॉसिबल है तो 10 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 16। तो यहां से भी ये 16 आंसर आ जाएगा, लेकिन उससे बेटर है कि आप थॉट प्रोसेस से करोगे तो जल्दी आंसर आ जाएगा इसका, थॉट प्रोसेस से इसका आंसर जल्दी आ जाएगा, ठीक है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ द 4 डिजिट नंबर 8AB9, एक 4 डिजिट का नंबर यहां पर अवेलेबल है और बोला गया है कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, 8AB और 9 ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। आपसे पूछा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, दैट मीन्स आपको ए और बी पहले डिटरमाइन करना होगा कि ए और बी क्या आएगा, उसके बाद उनका स्क्वायर करके ऐड कर देना है, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि ये जो नंबर है ये 90 का स्क्वायर और 95 के स्क्वायर के बीच में लाई कर रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। इससे तो ये बड़ा होगा 8AB9 और इससे क्या होगा, छोटा होगा, बिकॉज इसका जो स्क्वायर होता है वो 8100 होता है और इसका जो स्क्वायर होता है जिसके पीछे यूनिट डिजिट 5 आता है उसकी ट्रिक होती है 5 का स्क्वायर 25, 9 में 1 इंक्रीज करो 10, तो 10 इंटू 9 90। इसका मतलब हो गया कि इन दोनों के बीच में लाई करेगा ये नंबर 8AB9। फिर हमें ये क्लिक होता है कि यार यूनिट डिजिट इसका अगर 9 है तो 9 कैसे आ सकता है, जब यूनिट डिजिट क्या हो किस नंबर का, 3 हो। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो नंबर है वो 93 का स्क्वायर है, ये जो नंबर है वो 93 का स्क्वायर है। तो 93 का स्क्वायर निकाल लो, यहां पर 93 का स्क्वायर कैसे निकालें, देखो 90 का होता है 8100, ठीक है, 3 का हो गया 09 और 2a भी जब आप करोगे 3 2 जा 6, 9 6 जा 540, ये आ जाएगा आपका 9 4 6 और 8, दैट मीन्स ये हो जाएगा 8649, ठीक है, 8649। तो कंपेयर जब करोगे तो a तो 6 आ जाएगा और b कितना आ जाएगा 4, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या बनेगा, यहां से 6 का स्क्वायर 36 प्लस 16, दैट इज आ जाएगा 52, कितना आ जाएगा 52। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, सिंपल था बहुत, आपको सिर्फ स्क्वायर की नॉलेज होनी चाहिए थी इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं आगे। द नेचुरल नंबर विच इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द गिवन नंबर्स गिव्स 4 नंबर्स इन प्रोपोर्शन, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन से, रेशियो इन प्रोपोर्शन से बिलोंग करता है। इसका मतलब ये हो गया कि 17 31 25 और 47, इन नंबर में से ऐसा क्या नेचुरल नंबर माइनस करेगी ये प्रोपोर्शन में हो जाए। तो सबसे बेसिक तरीका तो ये है कि उस नंबर को मैं x मान लूं, लेट नंबर को क्या मान ले x। तो 17 माइनस एक्स, 31 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स और 47 माइनस एक्स, ये गिवन है, ठीक है। 17 माइनस एक्स, 31 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स और 47 माइनस एक्स, ठीक है। अगर ये चारों नंबर प्रोपोर्शन में हैं तो इसका मतलब हो गया कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो 17 माइनस एक्स इक्वल टू 47 माइनस एक्स इक्वल टू 31 माइनस एक्स मल्टीप्लाई 25 माइनस एक्स। इसके आगे का तो मेथड कॉमन है, आप लोग कर ही लोगे, मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर कट जाएगा, एक्स की वैल्यू निकाल लोगे। लेकिन
एग्जाम में जब कंपटीशन की बात होती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात होती है, तो हम किसी भी क्वेश्चन को मिनिमम टाइम में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, उसकी राइट अप्रोच पता होनी चाहिए, या क्या उसके अंदर कोई स्मॉल कंसेप्ट लग रहा है या कोई ट्रिक लग रही है। तो इस तरह के क्वेश्चन करने की सबसे बेस्ट ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या नंबर ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें। उसके लिए अप्लाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको जो नंबर्स गिवन है उनको आप इसी ऑर्डर में लिख लो। 31, यह हो जाएगा आपका 25 और ये 47। इसी ऑर्डर में आप लोगों को नंबर्स को लिख लेना है, ठीक है। अब नंबर लिखने के बाद आपको क्या करना है, देखो आप इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो। 17 और 31 का डिफरेंस निकाल लो। डिफरेंस का मतलब हो गया पॉजिटिव लेना है, डिफरेंस। डिफरेंस क्या लेना है, पॉजिटिव। इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आ जाएगा, 14, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 14। ऐसे ही इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 752, 422, 22, ठीक है। दोनों नंबर्स का हमने डिफरेंस निकाल लिया। इसके बाद इसको आप शॉर्ट कर लो, इसका रेशियो निकाल के। 7 ये हो जाएगा 2 से 7 टाइम और 2 से ये 11 टाइम। आई बात समझ में, रेशियो मतलब इनको कट करके रेशियो फॉर्म में हमने निकाल लिया। अब आपको देखो करना क्या है कि इस 17 से तो मल्टीप्लाई करना है इसका, और 25 से करना है इसका 7 का, और इनका डिफरेंस ले लो, ठीक है। 17 इंटू 11 करोगे आप, 17 इंटू 11 माइनस 25 इंटू 7 करना है, और डिवाइड के अंदर जो रेशियो आपका फाइनल बना है उसी का डिफरेंस ले लो, 11 माइनस 7। ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 187 माइनस 175 डिवाइडेड बाय 4। ये डिफरेंस 12 के बराबर आएगा, 4 से कटेगा 3 टाइम, तो 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये मेथड भी सही है, ऐसा नहीं कि इस मेथड में कोई खराबी है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर आप जब आप डिजिट्स देख रहे हो तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, 31 को 25 के साथ करोगे तो कैलकुलेशन में टाइम कंज्यूम होगा। टाइम जब आपका कंज्यूम होगा तो फिर आगे वाले क्वेश्चंस में हमें अगर टाइम सेव करना है तो इस तरह की अप्रोच आप लोगों को याद रखनी होगी। 17 दोबारा मैं वापस बता रहा हूं, पहले 2 नंबर का क्या लेना है, डिफरेंस। अगले 2 नंबर का डिफरेंस लेना है। उसके बाद जो डिफरेंस आएगा उसको आप कट कर दो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके, जैसे 7:11 हो गया। उसके बाद पहले नंबर को इस वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है और थर्ड नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई करके दोनों के डिफरेंस को डिवाइड करना है, किसके साथ, उन रेशो वाले नंबर के डिफरेंस से डिवाइड कर देना है, आपका आंसर इजीली आ जाएगा। इस ट्रिक को आप सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन दिया हो या इसकी जगह एडिशन का दिया हो, दोनों में ही अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। रैशनलाइजेशन का बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन उसके पहले आपको इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना होगा, ठीक है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखो 3 + √6, न्यूमिनेटर में हम अभी कुछ नहीं कर सकते, 8√3 एज इट इज होगा। इसको आप लिख सकते हो 4 × 3, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का 4√3। इसको 16 × 2 लिख सकते हो, ये हो जाएगा माइनस का 4√2, ठीक है। इसको आप 25 × 2 लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा प्लस का 5√2। और इसको हम लिख सकते हैं कितना, 3 × 9 × 3, ये हो जाएगा 3√3 माइनस 3√3, ठीक है। जो सेम रूट वाले नंबर है उनको आप क्या करो, 8√3 माइनस 4√3, तो प्लस का 4√3 बचेगा और 3√3, तो कितना बचा, ओनली √3, ठीक है। माइनस 4√2 और 5√2, तो प्लस का बचेगा यहां पर √2, प्लस का √2, ठीक है। अब देखो न्यूमिनेटर में ये 3 है, प्लस इसको मैं √2 × √3 लिख दूं, 6 को √3 प्लस √2 रहने दो। न्यूमिनेटर में से इस टर्म में से अगर मैं √3 कॉमन लेता हूं तो यहां बचेगा आपका √3 और यहां पर जो लेफ्ट होगा वो √2, जो सेम आ जाएगा आपका डिनोमिनेटर की टर्म्स के, तो ये दोनों कट जाएगा। फाइनल जो आंसर बचेगा वो बचेगा आपका √3, फाइनल आंसर आएगा √3, ठीक है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, सिंप्लीफिकेशन के ऊपर बेस्ड था, रैशनलाइजेशन की भी इसमें जरूरत नहीं थी, ठीक है। ओनली नंबर्स के रूट फाइंड आउट आपको करने थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट। द नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ x विच सेटिस्फाई द इक्वेशन, ठीक है, इक्वल बाय, ये इक्वेशन आपको गिवन है, आपको बताना है कि इसके जो सॉल्यूशन है वो कितने होंगे, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, लेटेस्ट ही क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको दिख रहा होगा कि 8 की पावर x है, 27 की पावर x है, डिनोमिनेटर में आपका 12 की पावर x है और 18 की पावर x है। तो ये जितने भी सारे नंबर है वो 2 और 3 के मल्टीपल है, 2 और 3 के मल्टीपल है। इस ऊपर वाली टर्म को मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं, अगर मैं यहां से
8 की पावर x को अगर मैं कॉमन ले लूं, ठीक है, 8 की पावर x को कॉमन ले लूं और नीचे से 12 की पावर x को अगर मैं कॉमन ले लूं तो यहां बचेगा 1 प्लस 27 अपॉन 8 की पावर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 18 अपॉन ये हो जाएगा आपका 12 की पावर x, इस तरह से हो जाएगा ये इक्वल टू 7/6। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हो, देखो 8/12 दैट मीन्स हो गया 4 2 जा और 4 3 जा, तो 2/3 की पावर x हो गया ये कंप्लीट, ये हो गया 2/3 की पावर x। आगे देखना अब आगे, इसको 1 प्लस, ठीक है, इसको 3/2 की पावर 3x लिख सकते हैं भाई, ये क्यूब है और ये 8 2 का क्यूब होता है, डिवाइडेड बाय ऐसे ही ये आपका 3/2 की पावर x हो जाएगा, 3/2 की पावर x हो जाएगा इक्वल टू 7/6। यहां पर सिर्फ मैंने कन्वर्जन किया है, फ्रैक्शंस को इस तरह से अरेंज किया कि वो सेम फ्रैक्शंस की वैल्यूज में पावर बन जाए। अब आपको दिख रहा होगा यहां पर ये 2/3 की पावर x है, 3/2 है, 3/2 है, तो लेट थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं कि 3/2 की पावर x जो है, 3/2 की पावर x को मैंने t एज्यूम कर लिया, 3/x की पावर को t एज्यूम कर लिया इसको, तो t एज्यूम करने पर जो इक्वेशन कन्वर्ट होगी इसको मैं लिख सकता हूं 1/t हो जाएगा ये, बिकॉज ये लिखा हुआ है 2/3, यहां से ये 1 प्लस टी की पावर 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 प्लस टी इक्वल टू 7/6, इस तरह से हो जाएगा ये 7/6। आगे की तरफ जब इसका मैं सॉल्यूशन करूंगा तो ये हो जाएगा 1/t, यहां पर आपको दिख रहा होगा कि इसमें अगर मैं क्यूब लगा दूं तो a क्यूब प्लस बी क्यूब की प्रॉपर्टी से a प्लस बी, ठीक है, और ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी, 1 प्लस टी इक्वल टू 7/6। ठीक है, 7/6, क्लियर, ये 7/6। यहां से 1 प्लस टी से 1 प्लस टी कैंसिल, तो फाइनली जो मेरा बचा ये बचा आपका क्रॉस मल्टीप्लाई भी अगर मैं साथ में कर दूं तो 6 के साथ में 1 माइनस टी प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा और इधर आपका आ जाएगा 7t, ये आपका हो जाएगा 6t स्क्वायर माइनस का 6t माइनस 7t को भी इधर लेके आ जाओ और प्लस 6 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 6t स्क्वायर माइनस का 13t प्लस 6 इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जब आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करोगे तो इसके जो फैक्टर आएंगे वो 2t माइनस 3 और 3t माइनस 2, इस तरह के फैक्टर आएंगे इसके। ठीक है, करके देख लेना, 6 6 जा 36, 36 के ऐसे दो फैक्टर 9 और 4 होंगे, 9 4 जा 36 और 9 और 4 को ऐड करने पे 13 भी आ रहा है, तो जब आप इसको अरेंज करोगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से तो ये दो फैक्टर मिलेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि t इक्वल टू एक वैल्यू आएगी 3/2 और एक वैल्यू आएगी 2/3, 3/2 और 2/3। ठीक है, t हमने एज्यूम किया था किसको, 3/2 की पावर x को, 3/2 की पावर x को, तो ये 3/2 के इक्वल हो जाएगा और ये 3/2 की पावर x इज इक्वल टू, इसको मैं 3/2 की पावर -1 लिख सकता हूं उल्टा करके, बेस अगर दोनों तरफ सेम है तो यहां से x इक्वल टू 1 आ जाएगा और यहां से x इक्वल टू -1 आ जाएगा, तो इसके कितने सॉल्यूशंस आएंगे, दो इसके अंदर सॉल्यूशंस बनेंगे। तो इस तरह से इक्वेशन सॉल्व होगा। तो ये प्योरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इसके अंदर यूज था और कुछ पार्ट आपका लो एंड एक्सपोनेंट का था। ठीक है, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 899 गिव्स अ रिमाइंडर 63। ठीक है, तो उस नंबर को मैं x मान लेता हूं, तो डिवीजन एल्गोरिथम से x इक्वल टू इस तरह से लिख सकता हूं मैं 899 क्यूब प्लस 63, ये रिमाइंडर आएगा। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि इसी नंबर को अगर मैं 29 से डिवाइड कर दूं, 29 से डिवाइड कर दूं तो रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, रिमाइंडर क्या आएगा 29 से अगर डिवाइड कर दूं, तो एक बात देखो, ये जो x है, ये जो x है, ये जो 899 है, क्या ये 29 का मल्टीपल बन रहा है क्या, इसको मैं 29 इंटू 29 को करोगे तो 3 जा 87 हो जाएगा आपका और ये 1 टाइम, तो 29 इंटू 31 आप इसको लिख सकते हो, मल्टीप्लाई क्यू तो आपका है ही से, और इस 63 को भी मैं इस तरह से लिख सकता हूं 29 इंटू 2 58 प्लस 5, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जब आप 29 का डिवाइड करोगे, इस पूरे में जब आप 29 का डिवाइड करोगे तो स्टार्टिंग की जो दोनों टर्म्स है, क्या ये वाली टर्म्स जो है कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगी, तो यहां से रिमाइंडर कितना मिलेगा 0। ठीक है, ये 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, यहां से रिमाइंडर क्या मिलेगा 0 और 5
लास्ट आपका बचेगा, दैट मीन्स इसका जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा 5। तो 5 इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी इसका आ जाएगा। तो सिंपल ये डिवीजन एल्गोरिथम के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे 22, ठीक है। 5 की पावर x डॉट x माइनस 1, इस तरह की आपको एक इक्वेशन गिवन है, इसका सॉल्यूशन आपको बताना है कि इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे। तो सॉल्यूशन के ऊपर चलते हैं फटाफट से, ठीक है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 5 की पावर x, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा 8 की पावर x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू, इसको 500 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको 5 इंटू 100, दैट मीन्स ये हो गया, या 5 की पावर 3 इस तरह से भी लिख सकते हैं, और 2 की पावर 2, ठीक है। 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2, तो ये हो जाएगा 5 की पावर x, इसको 2 की पावर 3 x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। ये वैल्यू को जब आप इधर लेके आओगे तो 5 की पावर x माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 3 x माइनस 1 अपॉन x और माइनस 2 इक्वल टू 1 आपका बचेगा यहाँ पर, ठीक है। तो 5 की पावर x माइनस 3 डॉट ये आपका हो जाएगा 2, इसको जब आप माइनस करोगे तो 3x माइनस 3 माइनस का 2x अपॉन x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो 5 की पावर x माइनस 3 डॉट 2 की पावर x माइनस 3 अपॉन x इक्वल टू 1 बचेगा ये, ठीक है, इक्वल टू 1 बचेगा। तो यहां से हम ऐसा बोल सकते हैं कि 5 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 1 अपॉन x की होल पावर x माइनस 3 जो होगा वो 1 के इक्वल होगा। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ये हो जाएगा लॉग ऑफ 5 इंटू 2 की पावर 1 बाय x, ठीक है, और पावर x माइनस 3 इक्वल टू लॉग 1 हो जाएगा 0, x माइनस 3 आपका आगे आ जाएगा, और ये हो जाएगा लॉग ऑफ 5 इंटू 2 की पावर 1 बाय x इक्वल टू 0, दैट मीन्स इसके दो सॉल्यूशन आ जाएंगे, एक आ जाएगा x इक्वल टू 3 और ये हो जाएगा लॉग 5 इंटू 2 की पावर 1 बाय x इक्वल टू कितना है 0 है। तो 5 इंटू 2 की पावर 1 बाय x, लॉग उधर जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। एक सॉल्यूशन आपका यहां से मिल जाएगा। तो ये जो सॉल्यूशन आपको मिलेगा ये 2 की पावर 1 बाय x इक्वल टू 1 बाय 5 होगा। तो 1 बाय x इक्वल टू हो जाएगा लॉग ऑफ 1 बाय 5, ठीक है। तो लॉग ऑफ 1 बाय 5 और बेस 2, दैट मीन्स x आपका हो जाएगा आपका लॉग 5 नीचे 2 ऊपर, ठीक है, और माइनस आगे आ जाएगा, एक सॉल्यूशन ये बन जाएगा। तो x के कितने सॉल्यूशन आ जाएंगे, 2 सॉल्यूशन आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन इस इक्वेशन के कितने होंगे, 2 सॉल्यूशन होंगे। अगर आप डायरेक्टली इसको कंपेयर करोगे, डायरेक्टली अगर कोई कंपेयर करे कि यार x को मैं 3 के इक्वल ले लूं और इसको इसके इक्वल ले लूं, तो एक ही सॉल्यूशन मिलेगा आपको, तो उसके अकॉर्डिंग फिर ए आंसर आएगा, तो वो गलत हो जाएगा क्योंकि इसका एक और सॉल्यूशन निकलेगा सेकंड वाला। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ABC आर द डिजिट ऑफ अ 3 डिजिट नंबर, जहां पर आपको दिया हुआ है कि 64A 8B और C ये 403 के इक्वल है, ठीक है, ये 403 के इक्वल है। तो आपको बताना है कि A प्लस B प्लस C प्लस 2013 क्या होगा। तो यहां पर इजीली आप हिट एंड ट्रायल मेथड से क्या कर सकते हो, नंबर्स को डिजिट्स को एज्यूम कर सकते हो। अगर ABC डिजिट है तो C को सबसे पहले मैं 3 मान लू, ठीक है, 3 को सबसे पहले मैं 3 मान लू, ठीक है। तो अगर ये 3 हो जाएगा तो 64A प्लस 8B जो होगा वो कितना आ जाएगा 400 के बराबर, ठीक है, 400 के बराबर। 8 दोनों तरफ से जब आप कॉमन लोगे तो 8A प्लस B इक्वल टू कितना आ जाएगा ये 50। अब A और B डिजिट है, देखो A और B क्या है, डिजिट है, तो B की वैल्यू आप क्या ले सकते हो, B की वैल्यू को अगर मैं 2 मान लू तो 8A बराबर 48 हो जाएगा। इसका मतलब A कितना आ जाएगा 6, क्योंकि B की वैल्यू 2 के अलावा मैं कुछ भी नहीं ले सकता, क्योंकि रीजन 8A प्लस B इक्वल टू 50 है, तो B की वैल्यू ऐसी लूंगा जिससे 8 का मल्टीपल बन जाए आपका। तो A आ जाएगा 6, ठीक है, B आपका आ जाएगा 2 और C हमने पहले ही 3 ले लिया। इसका मतलब ये हो गया कि A प्लस B प्लस C, तो A आपका 6 है, B आपका 2 है और C 3 है, प्लस 2013। इसको जब ऐड करेंगे तो 6 3 कितना हो जाएगा आपका 6 और 3 9 और 2 11 जब इसमें ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 2024, ठीक है, 2024, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ इक्वेशन ऑफ द सॉल्यूशंस, ठीक है, x इज इक्वल टू log 10x इक्वल टू
100x, ठीक है, log 10x पर 100x। तो इस इक्वेशन में लॉगरिथम दिया है तो आप दोनों साइड पर टेकिंग लॉग ऑन द बोथ साइड, ठीक है, टेकिंग लॉग ऑन द बोथ साइड। तो टेकिंग जब आप लॉग लोगे यहां से तो ये log 10x जो पावर का है, ये वाला जो log 10x पावर का है वो आगे आ जाएगा और ये वैल्यू भी आपकी क्या हो जाएगी, ये बेस है, log 10x हो जाएगी, इज इक्वल टू कितना है 100x, आगे एलओजी आ जाएगा फंक्शन, ठीक है 100x। तो यहां से आपको दिख रहा होगा कि ये कितना हो जाएगा, log 10x का क्या बन गया, ये होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको log m इंटू एन की प्रॉपर्टी हम लगाएंगे, m इंटू एन होता है log 100 प्लस log x, log 100 प्लस log x, ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं कि log x को अगर मैंने t एज्यूम कर लिया, log x को अगर मैंने t एज्यूम कर लिया तो ये जो इक्वेशन है इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगी आपकी t स्क्वायर, ठीक है, माइनस का t, और ये हो जाता है log 100 कितना होगा 2, दैट इज -2 इक्वल टू 0। इसके जो फैक्टर होंगे t स्क्वायर -2t प्लस t -2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो t -2 तो मिल जाएगा और एक मिल जाएगा आपको t + 1 इक्वल टू 0। तो t इक्वल टू 2 और t इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका -1, t इक्वल टू 2 और t इक्वल टू कितना आ जाएगा -1, t इक्वल टू 2। तो एक यहां पर जब आप वैल्यू पुट करोगे, ठीक है, तो log 10x को एक बार 2 के इक्वल पुट करोगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 10 की पावर 2, और log 10x को -1 के इक्वल प्रूव करोगे तो x इक्वल आ जाएगा 10 की पावर -1। तो दो सॉल्यूशन इसके आ जाएंगे, यहां से x के कितने सॉल्यूशन आ जाएंगे, 2। तो लॉग वाले क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं, ठीक है, इसका भी ध्यान रखना। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 25 क्वेश्चन, कि a एंड b आर द पॉजिटिव इंटीजर। देखो लॉगरिथम का अगेन एक और क्वेश्चन आ चुका है, इन तीनों लॉग वाले फंक्शंस की जो वैल्यू है वो आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो लेट सपोज थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं कि log 9a इक्वल टू log 12b इक्वल टू log 16a प्लस b, ये किसके इक्वल है, x के इक्वल मान लेते हैं, ठीक है, किसके इक्वल मान लेते हैं, x के इक्वल मान लेते हैं। तो मैं तीनों पार्ट्स को डिफरेंट इसके इक्वेट ले सकता हूं कि log 9a ये भी x के इक्वल है, ठीक है, और log 12b ये भी x के इक्वल होगा, और log ऑफ 16a प्लस b ये भी आपका x के इक्वेट में होगा, ठीक है। तो अगर मुझे लॉगरिथम यहां से हटाना है तो मैं a इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, 9 की पावर x, ठीक है, 9 की पावर x लिख सकता हूं मैं a इक्वल टू, और यहां से b इक्वल टू 12 की पावर x लिख सकता हूं, और यहां से a प्लस b इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 16 की पावर x, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब a और b की जो वैल्यू है ये दोनों, इनको मैं अगर थर्ड इक्वेशन में यहां पर पुट कर दूं तो हो जाएगा 9 की पावर x प्लस 12 की पावर x इक्वल टू 16 की पावर x, ठीक है, 9 की पावर x प्लस 12 की पावर x प्लस 16 की पावर x इक्वल टू, तो यहां से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 9 की पावर है, ठीक है, तो ये 3 की पावर कितना हो जाएगा आपका 2x प्लस ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 2 की पावर 2x प्लस 3 की पावर x, और ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 4x, 2 की पावर कितना हो जाएगा 4x, ठीक है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, 2 की पावर 4 का अगर मैं डिवाइड कर दूं दोनों तरफ, 2 की पावर 4 का अगर मैं डिवाइड कर दूं यहां पर इस इक्वेशन में, ठीक है, तो यहां से जो मुझे वैल्यूज मिलेगी वो वैल्यू मिलेगी मुझे किसकी, b बाय a की, ठीक है, b बाय a की। तो इन दोनों इक्वेशंस को जब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व करूंगा तो b बाय a जो आएगा, वो आएगा मेरा √5 प्लस 1 बाय 2 आएगा। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। तो टेकिंग लॉग, आप चाहो तो इनको लॉगरिथम के अंदर लीनियर इक्वेशन बना के भी सॉल्व कर सकते हो, लॉगरिथम में सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये 25 क्वेश्चंस थे हमारे नंबर सिस्टम के 25 क्वेश्चंस, हमारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं इनके सभी के। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लेके आऊंगा कि फिलिप्स वाले जो सेक्शन बी में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, एनएमटीसी के एग्जाम में 30 क्वेश्चंस आते हैं, 15 क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू होते हैं और 15 क्वेश्चन सेक्शन बी में होते हैं फिलिप्स वाले। तो फिलिप्स वाले क्वेश्चन नेक्स्ट नंबर सिस्टम के मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा। तब तक के लिए बाय।